मान्यवर, आज मैं कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए मान्यवर। तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठे हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा, ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मुझे भी मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर, एक सदस्य ने मान्यवर एक सदस्य ने
मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। कनिमोझी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है। बहुत अच्छा मुद्दा। मान्यवर, मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कनिमोझी का दुख। मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है। मैं नीति बताता हूं। 1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे तब जो आपका नीति था वही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए, अब 10 साल था, दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया। भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएम के हिस्सेदार थी वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे दे दो, देखना, हम सोचेंगे। मान्यवर, मान्यवर, मुझे अब तक एडीएमके के सारे एमपी 4 बार मिले अलग अलग समस्या पर, एक में भी तमिल शरणार्थी का जिक्र नहीं। और कहते हैं डू समथिंग। भाई आप तो कहते हैं, हमने तो आपकी नीति पर चले, हम माने ये सच्ची होगी। अभी भी आप दीजिए, हम सोचेंगे इस पर। मगर आपने रॉन्ग किया है, एक्सेप्ट करते हो ना। आपने रॉन्ग किया वो तो स्वीकार कर लिया, चलो अच्छी बात है। मान्यवर, एक सीएए का जिक्र है। मैं इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणियां करना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं, देश का विभाजन किया गया और दोनों ओर भयंकर खूनामार की हुई। हजारों बौद्ध, हिंदू, सिख लोग ट्रेन की ट्रेन भरकर काट दिए गए। मान्यवर, तब हमारे देश के नेता गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल सबने अपील कहा था कि वहां रह जाइए, अभी स्थिति ठीक नहीं है, बाद में भारत में आपका स्वागत है, आओगे तो अब भारत के ही माने जाओगे। मान्यवर, वो लोग वहां अपने धर्म को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, महिलाओं की परिवार की महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए भारत में आए। आने की व्यवस्था नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। कांग्रेस की सरकारें बना करती थी। मान्यवर, कांग्रेस वादा भूल गई, वो घुसपैठ कर आए, सो कॉल्ड घुसपैठ। मगर मैं इसको घुसपैठ नहीं मानता, ये रियल शरणार्थी है। मान्यवर, रियल, जो अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यहां आए हैं, वो शरणार्थी है। मान्यवर, और इसलिए हम सीए लेने के लिए लेकर आए हैं। मान्यवर, इसमें कोई भेदभाव नहीं। हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी जैन, कोई भी व्यक्ति आए, इसका भारत में स्वागत है। मान्यवर, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। मगर जो घुसपैठ करने के लिए आते हैं, उनको जरूर हम रोकेंगे। मान्यवर, नागरिकता इनको ही प्रदान होगी जिन पर अत्याचार हो, जो विभाजन की विभीषिका को झेलें, जिनके परिवारों पर अत्याचार, उन्हीं को हम नागरिकता देंगे। मान्यवर, ये पूरे विधेयक को 4 कानूनों को समाप्त कर इसको रिप्लेस करने के लिए लाए हैं। मान्यवर, ये चारों कानूनों में जितनी भी क्षतियां थी, लूफोल्स थे, उसको भरने का भी काम किया है।
ओवरलैपिंग को हटाने का भी काम किया है। और आज के समय में भारत के अर्थतंत्र, भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत के अनुसंधान, भारत की लीगल सिस्टम, इस सब को मजबूत करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए और दुनिया को भी हमने सहयोग करना है। दोनों चीजों को देखकर, परंतु उसमें सबसे पहले देश की सुरक्षा की चिंता कर